हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं बढ़िया हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो एक ग्रेन्यूल लाइक दिखता है और अंदर हमें थ्रेड लाइक सा कुछ स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा होगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाने वाला एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले अल्बर्ट वॉन कॉल्किर ने 1857 में देखा था, बट माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो रिचर्ड अल्थमन को दिया जाता है। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 1890 में बताया था। एक्चुअली जो अल्थमन है उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को तब बायोब्लास्ट का नाम दिया था, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए थे कार्ल बेंडा, जिन्होंने बायोब्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। द ऑर्गेनेली वर देन रीनेम्ड माइटोकॉन्ड्रिया बाय कार्ल बेंडा। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की कंपोजिशन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन, लिपिड, आरएनए और डीएनए से मिलकर बना होता है। अब आपको एक टर्म नज़र आ रही होगी, माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल प्रेजेंट होता है या जो सिंगल होता है उसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन। और जब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियन और माइटोकॉन्ड्रिया में यही डिफरेंस होता है कि जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रियन और जो प्लूरल फॉर्म होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया। हमें मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, क्योंकि वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आप डायग्राम में भी क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और एक इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। आपको ये छोटे छोटे फोल्ड्स नज़र आ रहे होंगे। ये जो फोल्ड्स होते हैं इनको क्रिस्टे बोला जाता है। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टे। अब देखिए, हमें थोड़ा सा रिवाइंड हो रहा होगा कि जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था तब हमने एक टर्म पढ़ी थी सिस्टरने। अब सिस्टरने और क्रिस्टे में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो सिस्टरने हैं वो गोल्जी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और जो क्रिस्टे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। देखिए, हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, हम सिस्टर से याद रख सकते हैं कि सिस्टर मीन्स गोल्जी बॉडी और सिस्टर ने क्या होती हैं? सिस्टर्स होती हैं और क्रिस्टे अलग होते हैं। इस तरह हमें कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा और हमें याद भी रहेगा कि जो सिस्टर ने हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं और जो क्रिस्टे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, हमें पता है कि उसमें बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वो फोल्डेड होती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें फोल्ड्स प्रेजेंट नहीं होते। जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया होता है वो हमेशा इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया से कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स हैं। जब हम उन फोल्ड्स को खोल के खींच के देखें तो वो एरिया हमेशा ज़्यादा होता है। हम इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि अगर हम दो धागे के टुकड़े लेते हैं, एक को हम फोल्ड बना के रखते हैं और एक को हम ऐसे ही सीधे गोले में रखते हैं, तो जब अगर हम उनको खोल के देखेंगे तो हमेशा जो फोल्डेड वाला धागा है वो हमेशा लंबाई में या एरिया में ज़्यादा मिलेगा और जो सीधा धागा रखा हुआ है वो कम मिलेगा। हमें ये क्लियर हो जाता है कि सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज ग्रेटर देन सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम को देखें तो हमें जो आउटर कवरिंग है उसको हमने क्या बोला है? आउटर मेम्ब्रेन। इनर जो फोल्डेड हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो क्या है? इनर मेम्ब्रेन। और जो फोल्ड्स हैं उनको क्या बोला जाता है? क्रिस्टे। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट है वो क्या होता है? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एक ग्रीन कलर में हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है मीन्स डीएनए, और एक क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। और जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के ये बीच का स्पेस है इसको बोला जाता है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें खुद का अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। ये हमें डायग्राम से भी समझ आ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम देयर ऑन प्रोटीन्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो अपने खुद के प्रोटीन्स बनाने के लिए भी सक्षम होता है।
सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड डीएनए दे आर नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज। अब सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली इन्हें क्यों बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स क्या करते हैं, डीएनए को ट्रांसलेट करवाकर प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद अपने जीनोम या डीएनए की मदद से या इंस्ट्रक्शन से अपने आप को रेप्लिकेट करता है। सो जो ऑर्गेनली खुद के डीएनए या जीनोम के बेस पर रेप्लिकेट हो जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनलीज। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। सो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। जो पावर हाउस ऑफ द सेल है ये एक फ्रेज है जिसको फिलिप नाम के एक साइंटिस्ट ने 1957 में बताया था। ये अब आपने एमसीक्यू वगैरह के लिए याद रख सकते हो। सो सबसे पहले देखिए कोई भी ऑर्गेनेली होता है उसमें फूड स्टफ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? फूड स्टफ होता है और उस फूड स्टफ को डाइजेस्ट करने के लिए या यूं कहें उसको सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ने के लिए क्या होता है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस एंजाइम्स की हेल्प से और O2 की हेल्प से होती है। देखिए कोई भी सेल है जब वो उसमें ऑक्सीजन अंदर जाता है और उसकी हेल्प से वो फूड स्टफ को तोड़कर किस में चेंज कर देता है? CO2 प्लस H2O के अंदर। सो हमें पता है कि जब कोई भी सेल या कोई भी ऑर्गेनेली O2 का इनहेल करता है और CO2 एक्सेल करता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन कहलाती है। सो हम कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंजाइम और ऑक्सीजन की हेल्प से और वो CO2 और H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो क्या होता है, ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। सो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। सो ये जो एनर्जी है ये एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिलीज होती है और एटीपी का क्या मतलब होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जो ये एटीपी होती है इसको क्या एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है। सो जो ये एटीपी है, अब देखिए कोई भी सेल है उसके अंदर फूड है, वो उसका डाइजेशन क्यों करता है? ताकि वो उससे एनर्जी ले सके और अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सके। सो जो ये एटीपी बनती है इस एटीपी को भी सेल यूटिलाइज कर लेता है। सो एटीपी यूटिलाइज बाय द सेल फॉर एनर्जी के लिए एटीपी यूटिलाइज हो जाती है। So body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds for mechanical work. सो अब ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है उससे क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है। ये हम पीछे अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है। सो आज के सेशन में इतना ही। सो अगर आपको सेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।